हाँ जी, so let's begin. So joint product and byproduct is the chapter. Okay. So सबसे पहले we start with कि क्या होता है joint product और क्या होता है बाय प्रोडक्ट. ठीक है, पूरा हम स्टडी मटेरियल से ही कवर करने वाले हैं. So let's start with what is joint product. सो ऐसे दो प्रोडक्ट्स, ऐसे टू और मोर प्रोडक्ट्स जो कि सेम प्रोसेस से होकर के निकल के आ रहे हैं या सेम ऑपरेशन से होकर के निकल के आ रहे हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस लगभग इक्वल है. ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू का मटेरियल है और दूसरा बहुत ही कम वैल्यू का है, ऐसा नहीं है. दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है, पहली चीज. दूसरी चीज, दोनों सेम प्रोसेस और ऑपरेशन से निकल के आ रहे हैं. ठीक है, ये हो गई मेरी दूसरी चीज. सो यहाँ पे भी आप देखोगे जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में, टू और मोर प्रोडक्ट्स जो कि सेपरेट हुए हैं इन द कोर्स ऑफ सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन. सो सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज द कीवर्ड ओवर हियर. जब भी आप ये डेफिनेशन अगर आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में तो आप सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन का यूज करोगे. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज नो सिंगल प्रोडक्ट कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ मेजर प्रोडक्ट. कोई भी एक प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट डेजिग्नेट नहीं कर सकते हैं. दोनों ही प्रोडक्ट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू, सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन. सेकंड थिंग दैट आई टोल्ड यू वाज इक्वल इंपॉर्टेंस. ठीक है, एग्जांपल जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, क्रूड पेट्रोलियम जब आप डालते हो, आपको गैसोलीन, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन, कोल टार, एस्फॉल्ट, केरोसिन सब कुछ मिलता है. ठीक है, सो व्हाट आर दीज? ऑल ऑफ दीज आर जॉइंट प्रोडक्ट्स. करेक्ट. देन मूविंग ऑन टू बाय प्रोडक्ट. क्या होता है? सो बाय प्रोडक्ट में भी ऑफ कोर्स सेम प्रोसेसिंग या ऑपरेशन होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो इक्वल इंपॉर्टेंस का नहीं होता है. The importance of both the products are not at all equal. In fact, जो बाय प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस है वो काफी कम होती है. So, एक मेन प्रोडक्ट होता है और दूसरे को हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि वो इंसिडेंटल होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सेम वैल्यू के हैं, साथ में आ रहे हैं और दोनों सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, ऐसा नहीं है. सो दैट इज जस्ट एन इंसिडेंटल प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एकदम से निकल आता है. ठीक है, so products recovered from material discarded in a main process. ठीक है, material value is to be considered and byproducts emerge as a result of processing operation of another product. ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट को बनाते बनाते वो emerge कर जाता है. The point at which they are separated from the main product or products is known as split off point. अच्छा, अब जहां पे ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट. जहां पे स्प्लिटिंग होती है उसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है, सो दैट इज वेयर ओके. सो दैट इज वेयर जहां पे मेरे जॉइंट प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं या मेरे बाय प्रोडक्ट मेरा अलग होता है मेरे मेन प्रोडक्ट से. ठीक है, एग्जांपल हम बाय प्रोडक्ट का क्या ले सकते हैं? मोलासिस. जब भी हम शुगर को मैन्युफैक्चर करते हैं तो शुगर की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उससे एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है विच इज मोलासिस. ठीक है, शुगर की अपनी एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट वैल्यू है बट मोलासिस की इतनी कोई वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती, इसीलिए वो बाय प्रोडक्ट बोला जाता है. अगर तो दोनों ही प्रोडक्ट्स की सिग्निफिकेंट वैल्यू हो, इक्वल इंपॉर्टेंस के हो, तो फिर हम दोनों को जॉइंट प्रोडक्ट ही कंसिडर करेंगे, हम फिर उसको बाय प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे. ठीक है, या फिर जब हम कोल का कार्बनाइजेशन करते हैं तो फिर जो टार निकल के आता है उसको भी हम एक बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं. देन यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में डिस्टिंक्शन बताया गया है. सो जॉइंट प्रोडक्ट में इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, वेयर एज बाय प्रोडक्ट में स्मॉल इकोनॉमिक वैल्यू होती है. ठीक है, स्मॉल इकोनॉमिक वैल्यू इज द कीवर्ड फॉर बाय प्रोडक्ट. इक्वल इंपॉर्टेंस इज द कीवर्ड फॉर जॉइंट प्रोडक्ट. सो जब भी एग्जाम में इसके बारे में लिखना, ये दो कीवर्ड्स होने मैंडेटरी हैं. ठीक है, same processing operation of course is also mandatory keyword for both of them. Then joint products जो है वो प्रोड्यूस होते हैं simultaneously, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ऐसा नहीं कि वो साथ साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट दे आर प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट. इंसिडेंटली
एकदम से शुगर तो हम तो शुगर बनाने जा रहे थे और एकदम से मोलासेस भी आ गई, ठीक है। सो इट इज इंसिडेंटल टू दैट प्रोडक्शन ऑफ शुगर। एंड जॉइंट प्रोडक्ट में क्या है, हम साइमल्टेनियसली दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का सोच रहे हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द थर्ड वन कि हमारे को प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। दिस इज सिमिलर, दिस इज सिनोनिमस टू जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, लेकिन को प्रोडक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वो सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन से नहीं निकलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, दोनों हैं तो एक ही कैटेगरी के, दोनों हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोसेसिंग ऑपरेशन में जा करके उस पर अलग अलग कल्टीवेशन के प्रोसीजर्स करके राइस अलग प्रोड्यूस हो रहा है और व्हीट अलग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो दोनों है तो सेम ही कैटेगरी के, बट दोनों सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन में नहीं जा रहे हैं या सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन से नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और उन दोनों में रॉ मटेरियल भी सेम नहीं लग रहा है, बट ऑफकोर्स रॉ मटेरियल को एक डिस्टिंक्टिव फैक्टर नहीं बोल सकते हैं को प्रोडक्ट्स के लिए, को प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि टू और मोर प्रोडक्ट्स विच आर कॉन्टेम्पररी, मतलब कि जो एक ही टाइम पे बने हैं, ठीक है, बट डू नॉट एमर्ज नेसेसरली फ्रॉम द सेम मटेरियल इन द सेम प्रोसेस। तो इन द सेम प्रोसेस तो डेफिनेटली वो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सेम मटेरियल फिर भी हो सकता है, बट सेम प्रोसेस तो नहीं हो सकता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपका चेयर बना और टेबल बना, ठीक है, चेयर अलग प्रोसेस से बना, टेबल अलग प्रोसेस से बना, लेकिन दोनों एक ही टाइप की चीजें दोनों फर्नीचर में ही इंक्लूड होते हैं और दोनों में मटेरियल भी सेम लगा, दैट इज वुड, ठीक है। बट ये दोनों को प्रोडक्ट्स है क्योंकि इनका प्रोसेस अलग अलग था और ये सिमिलर टाइप के goods थे, correct? So this is what I call as co-product, and the main difference over here is that the same processing operation word will not be used here, okay? Then apportionment of joint cost. So joint cost, of course, हम इस चैप्टर का पूरा क्या महत्व है, इस चैप्टर का पूरा क्या इंटेंशन है कि भाई अगर मैं दो प्रोडक्ट्स को साइमल्टेनियसली बना रही हूँ, मेरे को जब मैंने मटेरियल डाला, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया जहां पे मेरे वो प्रोडक्ट्स दो में डिवाइड हो गए, एक प्रोडक्ट ए बन गया, एक प्रोडक्ट बी बन गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ए बन गया और प्रोडक्ट बी बन गया, और ए और बी बनने तक जो मेरा खर्चा लगा था, ठीक है, ए और बी बनने तक मेरा जो खर्चा लगा था वो था मेरा जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि वो अलग अलग तब तक नहीं था, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ए में कितना लग रहा है और बी में कितना लग रहा है, राइट। तो पूरे चैप्टर का इंटेंशन इज दिस ओनली, दैट आई नीड टू सेग्रीगेट दिस पर्टिकुलर कॉस्ट, दिस पर्टिकुलर जॉइंट कॉस्ट इनटू ए एंड बी, ओके। और ये हम कब करते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद, ये मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। सो जॉइंट कॉस्ट आर द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, दैट इज योर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। मेन प्रॉब्लम जो फेस होती है इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट होती है ये अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, कि हम इसको कैसे अपॉर्शन करें, कोई बेसिस लेना पड़ेगा, किस बेसिस पे हम इसको अपॉर्शन करें, हम कैसे मान ले भाई कि 10,000 लगा है तो 5,000 ए में लगा था, 5,000 बी में लगा, तो कोई बेसिस होना चाहिए उसके लिए। दैट इज वाई वी आर हियर, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग कि हम कैसे इसको आपस में सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू कि हम क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं इसको सेग्रीगेट करने के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो वी स्टडीड अबाउट कि जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वी स्टडीड अबाउट जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को क्यों हमें, क्या पर्पस होता है उसको पढ़ने का, ठीक है, वो क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है, और अब हम उसको ये पढ़ेंगे कि हम कैसे उस जॉइंट कॉस्ट को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है।
So these are the methods that are listed in front of you. अच्छा, before that I just need to tell you कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं. बेसिकली हम कॉस्ट को अलग अलग क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ए की प्रॉफिटेबिलिटी अलग निकालनी है, बी की प्रॉफिटेबिलिटी अलग निकालनी है. ठीक है, ए का क्लोजिंग स्टॉक अलग से वैल्यू करूंगी, बी का क्लोजिंग स्टॉक अलग से वैल्यू करूंगी. ठीक है, अब मैं केरोसिन ऑफ कोर्स अलग बेच रही हूँ, क्रूड ऑयल अलग बेच रही हूँ. ऐसा तो है नहीं कि मैं दोनों को कंबाइन करके कॉस्टिंग निकाल लूं और हर चीज कंबाइन करके कर लूं. नहीं, मुझे पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल है या कौन सा प्रोडक्ट कितना पानी में है. ठीक है, सो प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से मैं जॉइंट कॉस्ट को अलग अलग करती हूँ. क्या मैं बेसिस लेती हूँ, किस हिसाब से मैं अलग अलग करती हूँ. सो ये 7 मेथड्स दिए हुए हैं. ठीक है, बुक में अलग दिए हुए हैं, 3 अलग दिए हैं कॉमनली यूज मेथड और 4 अलग दिए हुए हैं. बट ऑफ कोर्स एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो टोटल में ये 7 मेथड्स दिए हुए हैं जिसके हिसाब से जिसके यूज से हम जॉइंट कॉस्ट को अलग अलग कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है मेरा फिजिकल यूनिट्स मेथड. थोड़ा थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊंगी, आगे जब हम जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से बताती जाऊंगी कि हर मेथड में क्या एग्जैक्टली होता है. ठीक है, फिजिकल यूनिट्स मेथड, जितने जितने यूनिट्स दोनों के प्रोड्यूस हुए, ए के जितने प्रोड्यूस हुए, बी के जितने प्रोड्यूस हुए, उसी प्रपोर्शन में मैंने जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन कर दिया. एज सिंपल एज दैट. नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या था मेरा, यहाँ पे जब मेरे दोनों अलग अलग हुए उसके पहले जो पॉइंट था वो मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट था. ठीक है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मेरी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब कि अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे उस मटेरियल को बेचने जाती हूँ तो मेरे को कितना अमाउंट रियलाइज हो सकता है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे बुक में. दैट इज कि जो मेरी सेल वैल्यू, फाइनल जो मेरी सेल वैल्यू आ रही है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद कुछ कॉस्ट लगा और मैंने उसको सेलेबल बनाया. जब मैंने उसको सेलेबल बनाया तो मेरी जो सेल वैल्यू आ रही है, माइनस मैंने उसमें जो प्रॉफिट लगाया था, माइनस मैंने उसमें जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई थी, माइनस अगर मैंने उसमें कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनकर करे थे, तो जो मेरी एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आ रही है उसको मैं लेती हूँ. ठीक है, देन टेक्निकल एस्टिमेट्स को यूज कर सकती हूँ मैं, मतलब कि मैं एक टेक्निकल इवैल्यूअर से उसके जजमेंट या उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि भाई तुम्हारे 3 प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं. ठीक है, ए बी और सी, 40%, 30% और 30% के रेशो पे तुम चुपचाप, मैं तुम्हें ये सर्टिफाई करके दे रहा हूँ कि तुम इस रेशो में इस परसेंटेज के बेसिस पे एज पर माई टेक्निकल इवैल्यूएशन, एज पर माई एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द बेस्ट बेसिस दैट यू कैन टेक. ठीक है, और आप चुपचाप उस बेसिस पे उसको अलग अलग कर दोगे. दैट्स इट. देन मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन. ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ऑफ कोर्स ये पॉइंट ऑफ सेपरेशन हुआ हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट. इस पॉइंट पे जो मेरी मार्केट वैल्यू है कि अगर मैं इस पॉइंट पे उसको जा रही हूँ मार्केट में बेचने, तो मेरी क्या वैल्यू मैं उससे ले सकती हूँ. ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो प्रोडक्ट सेलेबल है, तो अगर वो प्रोडक्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलेबल है ही नहीं, उसमें पहले मुझे कुछ कॉस्ट इनकर करेगी तब वो सेलेबल बनेगा, तो अलग बात है. तो फिर तो मैं ये मेथड नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि मैं इसकी मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमिन करूंगी. सो मार्केट वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जितनी है उसको मैं लूंगी एज अ बेसिस टू बाइफिकेट द जॉइंट कॉस्ट. देन मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब कि यहाँ स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग हुई तो फाइनल स्टेज पे जो मेरी मार्केट वैल्यू आ रही है उसके बेसिस पे मैंने स्प्लिट ऑफ किया. ठीक है, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, वेरी सिंपल. जो भी मेरे यूनिट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, उससे मैं एक एवरेज यूनिट कॉस्ट निकाल लेती हूँ, विच इज टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. मेरी एवरेज यूनिट कॉस्ट आ गई और जितने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए मैं उससे उस एवरेज यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके अपना जॉइंट कॉस्ट निकाल लेती हूँ. ठीक है, लास्ट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड. अब इसमें दो चीजें होती हैं. दो हर कॉस्ट के दो एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हो गई और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, सबसे पहले तो मैं अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को किसी बेसिस के हिसाब से अलग अलग कर लूंगी, ए और बी में सेपरेट कर लूंगी. मान लो मैंने फिजिकल यूनिट्स मेथड लगाया. ठीक है, तो फिजिकल यूनिट्स मेथड को लगा के मैंने अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ए और बी में सेग्रीगेट कर लिया. उसके बाद मैंने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके ए और बी की कंट्रीब्यूशन निकाल ली,
क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद जब मेरी ए की कंट्रीब्यूशन आ गई, बी की कंट्रीब्यूशन आ गई, तो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे अलग अलग कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई कॉल इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। वेरिएबल कॉस्ट को सम बेसिस पे कर दिया एंड देन उसके बाद जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है उसको मैंने कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे अलग अलग कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी एक बार एक एक करके। क्या देखो, ये चैप्टर में कुछ नहीं है, बस यही मेथड्स हैं। ये मेथड को अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी आएगा आप आराम से उसको अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स कुछ टेढ़े मेढ़े टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट वो आप प्रैक्टिस से आ सकते हैं। बट मेजरली इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज मेथड्स, क्या होता है, क्यों होता है, व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड दिस मेथड, तो फिर आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। So first we move on to the physical unit method. हम physical unit method की बात कर रहे हैं। physical unit method नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम फिजिकल बेस लेते हैं, मतलब कि हम फिजिकल यूनिट्स को बेस लेते हैं। अगर मेरा नंबर्स में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ए हो रहा है 100 नंबर्स और बी हो रहा है 200 नंबर्स, तो हम 100:200 यानी कि 1:2 के रेशो में हम ए और बी का जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर देंगे। दैट्स इट। ये मेथड मैं कब यूज नहीं कर सकती हूँ, अगर मेरा ए प्रोड्यूस हो रहा है केजी में और बी प्रोड्यूस हो रहा है नंबर्स में या लीटर्स में, ठीक है, तो मैं उन दोनों को आपस में ऑफ कोर्स फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पे नहीं कर सकती हूँ सेग्रीगेट, क्योंकि मेरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है। ओके, एज सिंपल एज दैट। देन physical volume, of course, physical volume of material present in the joint products at the point of separation is what the basis is for physical unit method, ठीक है। अब ये छोटा सा एग्जांपल, एक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोड्यूस कर रही है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 5000 टन उसने यूज किया कोल का और 1100 रुपए पर टन दिया हुआ था मेरे कोल का 1 टन का प्राइस, ठीक है, इनटू कॉमन प्रोसेस। कोक 3500 tons, tar 1200, sulfate of ammonia 52, benzol is 48 tons. You need to prepare a statement apportioning the joint cost amongst the products on the basis of physical unit method. ठीक है, अब मैंने 5000 tons of coal से ये सारी चीजें मैंने बनाई थी, ठीक है। सो 5000 टन से मैंने 3500 कोक प्लस 1200, तो ये हो गया 4700 और ये मेरा 52 और 48, तो ये हो गया मेरा 60 और 100, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4800 टन। सो बेसिकली मैंने 4800 टन का सामान जो था वो 5000 टन लगा करके किया, मतलब मेरा 200 टन का कुछ वेस्टेज हुआ है, ठीक है, तभी मेरा 4800 टन ही आया है। यस 200 एग्जैक्टली राहुल, 200 टन का मेरा जो है वो वेस्टेज आया, ठीक है। तो अब एक चीज ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इसकी जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करूंगी तो मैं इसकी वेस्ट को भी तो इन्हीं के रेशो में अपॉर्शन करूंगी ना, है ना। तो अब मैं 4800 के बेसिस पे अगर अपनी जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर दूं तो क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि मेरी जो कॉस्ट लगी है वो तो 5000 टन के बेसिस पे लगी है ना। तो सबसे पहले मैं 200 टन के वेस्ट को अपॉर्शन करूंगी, उसके बाद जा करके मैं हमारी जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करूंगी। सो दिस इज व्हाट यू विल सी हियर कि ये देखो आप 200 टन का हमारा वेस्टेज आया था, इस 200 टन के वेस्टेज को हमने एग्जैक्टली उसी रेशो में, ये देखो आप 200 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 3500 टन, बिकॉज 4800 में से 3500 टन जो थे वो कोक के थे, ठीक है, और 200 टन का मेरा ये वेस्टेज था, ये जो यहाँ पे ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है। सो 200 टन का मेरा वेस्टेज इनटू द रेशियो ऑफ द फिजिकल यूनिट्स दैट इज 3500 डिवाइडेड बाय 4800, सो 146 टन मेरा यहाँ पे वेस्टेज आ गया कोक का। सिमिलरली मैं टार का निकाल लूंगी, अमोनिया और बेंजोल का भी निकालूंगी, और ये मेरा नेट वेट आ गया, ठीक है। नेट वेट ये मेरा आ गया। अब मैं फाइनली अपनी जॉइंट कॉस्ट को, जो 55 लाख की मेरी जॉइंट कॉस्ट है which is 5000 into 1100 per ton, उसको मैं फाइनली अपॉर्शन करूंगी इस पर्टिकुलर नेट वेट के बेसिस पे, ठीक है। So as simple as that, divided by 5000 and into whatever net weight is coming, ठीक है, that is it.
Now coming to the next question, the next method, that is your net realizable value at split of point method. So physical unit method तो काफी simple होता है, इनफैक्ट बाकी सारे भी market value हो गया, ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस मार्केट वैल्यू निकालो और उसके बेसिस पे आपने कर दिया, या फिर आपने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालो और उसके बेसिस पे कर दिया, ठीक है। बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपको फॉर्मूला लगा कि एनआरवी पहले अराइव करनी होती है, फिर उसके बाद ही आप एनआरवी के बेसिस पे अपॉर्शन कर सकते हो। सेम गोज विद कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, उसमें पहले आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है, फिर आप कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे उसको अपॉर्शन करते हो, ठीक है। एंड दैट इज नॉट जस्ट वन स्टेप कि मैंने बस मार्केट वैल्यू निकाली और हो गया, ठीक है, बट यू नीड टू जज द मार्केट वैल्यू, देन यू नीड टू रिमूव द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यू नीड टू रिमूव द प्रॉफिट मार्जिन, you need to remove the further processing cost, and then you arrive at the NRV at split off point, ठीक है। तो NRV जो है वो हम split off point पे निकाल रहे हैं। So of course the following are deducted from the sales value of joint product at final stage. सेल्स वैल्यू, ये गलती बहुत बार होती है, क्वेश्चन में फाइनल स्टेज वाली सेल वैल्यू भी दी हुई है, क्वेश्चन में स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली सेल वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। आपने कौन सी लेनी है, जो फाइनल स्टेज पे है। ये मेरा एग्जांपल, यहाँ पे मैं हूँ फाइनल स्टेज पे, ये मेरी सेल्स वैल्यू माइनस मेरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस मेरे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड माइनस मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो मैं अराइव करूंगी मेरे NRV at split off point because this is my split off point. Okay, so of course as I mentioned, estimated profit margin, selling and distribution, and post split of cost. Post split of cost मतलब further processing cost. So ये again हमारा एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि सेल्स वैल्यू हमने निकाली, फिर प्रॉफिट मार्जिन, और ये करके हमारा एनआरवी निकल गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने एक एग्जांपल पे, ठीक है। एंटिटी जो है वो जॉइंट कॉस्ट इनकर कर रही है 64,500 की इन प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स ए और बी। हमारा वाला एग्जांपल 200 यूनिट्स ए के प्रोड्यूस किए और 200 यूनिट्स बी के प्रोड्यूस किए, ठीक है। एंड इट इज अर्निंग अ सेल्स रेवेन्यू ऑफ ₹86,000 by selling at the rate of 170 per unit product A and product B को वो 260 per unit में सेल कर दिए, ठीक है। Further processing cost for products A and B are 4,000 and 32,000 respectively in joint cost. The joint cost can be apportioned to product A and B as follows. तो अगर मेरे को ये NRV वाला फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे फटाफट से बताओ what will be the NRV for A and B that I will use, जिससे मैं अपने joint cost 64,500 को segregate कर सकती हूँ। So what is the NRV that I'll be using? बेसिस की यही इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है उसी के हिसाब से, उसी के बेसिस पे अगर आपने एनआरवी निकालनी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि एनआरवी के फॉर्मूले में तो 4 चीजें होती है, इसमें तो बस 2 चीजें दी हुई है। कोई बात नहीं, 2 से ही कैलकुलेट करो, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एनआरवी गाइस? $30,000 and $20,000. Yes. Sales value minus further process cost. Yes, Rahul. Okay. Manmeet ने बोला है 30,000 and 20,000. Let's see. So this is the sales value. डायरेक्टली दिया हुआ है कि भाई 170 पर यूनिट है, 200 यूनिट्स हम बेच रहे हैं, ठीक है। इसमें 260 है, 200 यूनिट्स हम बेच रहे हैं। स्प्लिट ऑफ कॉस्ट हमें दी हुई है, पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, सॉरी, पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें दी हुई है। हम इससे माइनस करके 30,000 एंड 20,000, यस मनमीत राइट, 30,000 एंड 20,000 विल बी द एनआरवी, और बस हम सिंपली इसको 3:2 के रेशियो पे 64,500 को अपॉर्शन कर देंगे, राइट। चलो ओके, हम yes Rahul, correct, 30 and 20,000. So the NRV at split off point method is widely used in the industries, ठीक है। but इस मेथड को हम कब यूज कर सकते हैं, जब realizable value, this method is used when the realizable value of joint products at split off is not known, ठीक है। जब मुझे realizable value split off point पे नहीं पता है, तभी तो मैं उसको फाइनल स्टेज से माइनस माइनस करके निकाल रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं तभी यूज करती हूँ जब मेरे को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे रियलाइजेबल वैल्यू नहीं पता होती है, तभी मैं बैक कैलकुलेशन करके उसको कंप्यूट करती हूँ।
ठीक है. Next method goes is technical estimates. This method uses technical estimates to apportion the joint cost over the joint products. It is used when the result obtained by the above methods does not match with the resources consumed by joint products, or the realizable value of the joint products are not readily available. या तो आपके पास रियलाइजेबल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, या फिर जो आपने निकाला है ऊपर के मेथड्स को यूज करते हुए वो इतना एक्यूरेट नहीं है, तो फिर आप टेक्निकल एस्टिमेट यूज करते हो कि नहीं यार हमने स्प्लिट ऑफ करने, हमने तो अपॉर्शन करने के बाद 20,000 ए में लगाया है और 20,000 बी में लगाया, बट मुझे लग नहीं रहा, टेक्निकल एस्टिमेट्स ने या टेक्निकल इवैल्यूअर को ये लग नहीं रहा यार कि ये 50-50% होना चाहिए, ठीक है, तो सो दिस माइट नॉट बी द करेक्ट बेसिस, तो वो आपको बताएगा इसको 50-50 मत करो, उसको 60-40 कर दो, 30-70 कर दो, ठीक है, और आप वैसे करके अकॉर्डिंगली उसी फिगर्स को लेकर के आप अपना अपॉर्शनमेंट कर दोगे, ठीक है. नाउ कमिंग टू अदर मेथड्स, इसको ये लोग अदर मेथड्स बोलते हैं, बट क्वेश्चंस ऑफ कोर्स इससे भी आते हैं, ठीक है. सो सबसे पहला है हमारा मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ. जब मेरे ए और बी सेपरेट हुए, पहले तो दोनों आ रहे थे ए बी, फिर ए बन गया बी बन गया, ठीक है, ए बी आते आते ए बन गया बी बन गया. सो नाउ दिस मेथड, ये मेथड कब यूजफुल होता है, जब मेरे सेपरेशन के बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है वो ए की और बी की काफी डिस्प्रपोर्शनेट है, मतलब काफी अलग अलग है, ठीक है, मतलब ए में अगर 10,000 लग रही है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो बी में लग रही है 50,000, ठीक है, तो तब मैं उस फर्दर वाली चीजों पे ना जाकर के यहीं पे इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरी मार्केट वैल्यू आ रही होती है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन में उसको कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है. सो अब इन्होंने इसको एक अलग तरीके से बनाया है कि भाई आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो पहले, जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू इनटू 100, बट इट कैन बी एज सिंपल एज कि भाई मेरी पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे मार्केट वैल्यू अगर मेरी ए की आ रही है 10 रुपए और बी की आ रही है 5 रुपए, सो 10:5 के रेशियो पे बस आप उसको अबॉर्शन कर दोगे, या फिर आप उसको जो है 2:1 के रेशियो में अबॉर्शन कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसमें भी उन्होंने बेसिकली यही बताया हुआ है, आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, यही लगाओगे ना कि जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर टोटल सेल्स रेवेन्यू इनटू जितनी सेल्स रेवेन्यू ए की है, या फिर इनटू जितनी सेल्स रेवेन्यू बी की है, उससे बी का निकल आएगा, है ना, तो वो सेम ही चीज है, बस उन्होंने एक मल्टीप्लाई फैक्टर बना दिया है कि भाई एक परसेंटेज निकालो, फिर उस परसेंटेज को सेल्स रेवेन्यू ऑफ ए में लगा दो तो ए का निकल आएगा, बी पे लगा दो तो बी का निकल आएगा, ठीक है. So an entity incurs a joint cost of 64,500 in producing two products A and B and earns a sales revenue of rupees 86,000 by selling at the rate of 170 and product B at the rate of 260 per unit, ठीक है. मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन दिस केस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ऑफ कोर्स द टोटल जॉइंट कॉस्ट बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू, से आप उसको डिवाइड करके फिर उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, फिर आप उसको सेल्स रेवेन्यू से उसको मल्टीप्लाई कर लोगे. सो आई एम ऑफ कोर्स मैं आपको सोल्यूशन दिखाई दे रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है. सो 64,500 की टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो मेरी टोटल वो आ रही है सेल्स रेवेन्यू आ रही है, फिर उसके बाद ए की कितनी दी हुई थी 34,000, उसमें मैं ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 75% का लगा दूंगी, और बी की कितनी आ रही थी 52,000, उसमें भी मैं ये 75% का फैक्टर निकाल के लगा दूंगी. अब देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल्टरनेटिवली जॉइंट कॉस्ट में बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट्स. सो आप ऑब्वियसली वैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये फैक्टर निकालने की जरूरत पड़े, ठीक है. नेक्स्ट कम्स योर मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. सो अब अभी हमने ली थी यहाँ वाली मार्केट वैल्यू, ठीक है, अब हम ले रहे हैं फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद वाली मार्केट वैल्यू, ठीक है. सो सपोज उसी एग्जांपल में सेल प्राइस ए और बी का फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 200 और 300 रुपए था, तो आप क्या करते, और प्री सेपरेशन कॉस्ट हमें 64,500 की दी हुई है, बिल्कुल सेम, बस इसमें हम 200 और 300 वाली कंसिडर करेंगे. अब जो क्वेश्चन बड़ा है जिसमें आपको यहाँ वाली मार्केट वैल्यू भी दी है, यहाँ वाली मार्केट वैल्यू भी दी है, बस उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि भाई हमें यहाँ वाली यूज करनी है अगर हम आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, और अगर हम पॉइंट ऑफ सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ वाली यूज करनी है, दैट्स इट, ठीक है. सो अच्छा,
the use of this method is unfair जब further processing cost after the point of separation अगर disproportionate है, जैसा कि मैंने बताया कि A में तो 10,000 लग रहा है आगे की कॉस्ट, बट जो B में कॉस्ट लग रही है वो 50,000 लग रही है, 1 लाख लग रही है, तो मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, है ना, दोनों की मार्केट वैल्यूज में, बिकॉज फिर ये काफी महंगा बिकेगा और ये उससे कंपैरेटिवली सस्ता बिकेगा, तो इट्स बेटर कि फिर मैं यहाँ वाली मार्केट वैल्यू ले लूं ताकि एक बेटर एस्टिमेट हो पाए, ठीक है, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो इसके पहले ही लगी है ना, तो जॉइंट कॉस्ट को अगर मैं प्रॉपर अपॉर्शनमेंट करूंगी तो फिर इट्स बेटर कि मैं सेपरेशन के पॉइंट ऑफ टाइम का मार्केट वैल्यू ले लूं, ठीक है, या फिर अगर किसी जॉइंट प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है बट किसी जॉइंट प्रोडक्ट में जरूरत नहीं है, तो भी मेरे लिए ये सेपरेशन पॉइंट वाला मेथड ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, ओके। Then coming to the next method, that is your average unit cost method. So under this method, हमारी जो total process cost होती है या फिर जो मेरी total joint cost होती है up to the point of separation, of course joint cost है तो point of separation तक ही होगी, उसको मैं total units of joint products produced से divide करती हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद जितना प्रोडक्शन A का हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके A का निकाल लेती हूँ और जितना B का हुआ है उतना उससे मल्टीप्लाई करके B का निकाल लेती हूँ. So the formula goes like this: for average unit cost, total process cost up to the point of separation divided by your total units of joint product produced. You should mention this particular formula in your concept and formula register. So आप अपना concept and formula register में एक method का नाम लिखोगे, दूसरा लिखोगे कि एवरेज यूनिट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, फॉर्मूला इज दिस. आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत है, ठीक है, काफी सिंपल मेथड होता है ये, ठीक है, ऑल जॉइंट प्रोडक्ट्स विल हैव यूनिफॉर्म कॉस्ट पर यूनिट, ऑफ कोर्स आप कॉस्ट पर यूनिट एक ही निकाल रहे होते हो तो सबका एक यूनिफॉर्म कॉस्ट पर यूनिट होता है, ठीक है। देन अब हम आ जाते हैं इसके एक छोटे से इलस्ट्रेशन पे जहां पे वो हमसे बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स ए बी और सी आपने निकालनी है यूजिंग एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। प्री सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट हमें दी हुई है 60,000, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हमें दिया हुआ है 1000, सो 60,000 डिवाइडेड बाय 1000 मेरा आ जाएगा 60 रुपीज आ जाएगा मेरा एवरेज यूनिट पर एवरेज कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, एंड सिंपली मैं उस 60 रुपीज को 500, 200 और 300 में मैंने अबॉर्शन करना है, तो 500, 200 और 300 इंटू 60 पर यूनिट के हिसाब से मैं अपनी वैल्यू निकाल लूंगी, दैट्स इट, सो बहुत ही सिंपल, ठीक है। Now coming to contribution margin method. So contribution margin method जो होता है मेरा, जैसे मैंने आपको NRV मेथड में बताया था कि हमें कुछ बैक कैलकुलेशंस करनी होती है, इट्स नॉट एज सिंपल एज कि मैंने एक चीज निकाली और उसके बेसिस पे अपॉर्शन कर दिया, ठीक है, सेम जैसे मैं NRV में चार चीजें माइनस करके फिर निकालती थी और फिर उसके बेसिस पे करती थी, ऐसे में कंट्रीब्यूशन मार्जिन में दो स्टेप्स होते हैं मेरे अलग अलग, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि सबसे पहले मैं अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अपॉर्शन करती हूँ ए और बी में, फिर मैं वेरिएबल कॉस्ट को सेल से माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालती हूँ और मेरा जो कंट्रीब्यूशन आता है उसके बेसिस पे मैं फिक्स्ड कॉस्ट को फाइनली अपॉर्शन करती हूँ, तब जाकर के मेरा आता है कि मेरी जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी थी ए की और बी की, ठीक है। So according to this method, joint costs are segregated into two parts, variable and fixed. Variable costs are apportioned over the joint products on the basis of units produced, average method, या तो units produced के basis पे आपने निकाला या फिर physical quantities के basis पे आपने निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद in case the products are further processed after the point of separation, point of separation के बाद अगर कोई भी further processing हो रही है, then all the variable cost incurred be added to the variable cost determined earlier. इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ total variable cost, मैं total variable cost लेती हूँ, total variable cost is arrived which is deducted from their respective sales value to ascertain their contribution, ठीक है, and the fixed costs are then apportioned over the joint product on the basis of contribution ratios. So ये क्वेश्चन मुझे आप लोग करके बताओगे, आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू एंड आई नीड क्विक आंसर्स, लेट मी सी हु गेट्स इट फर्स्ट. सो आपने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी यूजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ठीक है। सेल्स आपने करी 100 किलो, 120 किलो, 60 रुपए पर केजी एंड 30 रुपीज पर केजी. जॉइंट कॉस्ट मुझे दी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट इज 4400 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 3900. सो क्विकली लेट मी नो कि कितनी वेरिएबल कॉस्ट मैं ए में डालूंगी और कितनी मैं बी में डालूंगी.
कोई नहीं शिवम. हाँ, so what I was saying was कि हम contribution margin method कर रहे हैं and I want you guys to let me know कि मैं कितना A में और कितना B में अपना variable cost को segregate करूंगी. That is my step 1. So just let me know what will be the figure, the amount. हाँ जी, physical units के base पे what will be the amount? Okay, so 2000 for A and 2400 for B, right? फिर उसके बाद, हाँ जी बिल्कुल, फिर उसके बाद हम निकालेंगे अपना कंट्रीब्यूशन. सो अब कंट्रीब्यूशन कितना होगा मेरा? व्हाट विल बी माय कंट्रीब्यूशन? सो स्टेप 1 इज कि भाई मैंने अपना वेरिएबल कॉस्ट ए और बी में सेग्रीगेट कर लिया विच इज 2000 and 2400. स्टेप 2 इज कि अब मैं निकालूंगी अपना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अब मेरे को ए और बी का अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट पता है. सो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? ओके, सो 2000 और 2400 मेरा वेरिएबल कॉस्ट निकला था. ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपना कंट्रीब्यूशन निकालूंगी और मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, यस, सो 4000 and 1200, बिल्कुल करेक्ट. सो ऑफ कोर्स दिस इज द सेल्स रेवेन्यू. ठीक है, फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो हमने निकाली थी, फिर हमारा ये कंट्रीब्यूशन निकल गया है. और हम एग्जैक्टली इसी कंट्रीब्यूशन के रेशो के बेसिस पे विच इज 40:12 के रेशो में हम जो है अपना फिक्स्ड कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट करेंगे. सो 3900 को 40:12 के बेसिस में, यानी कि 40/52 ए के लिए और 12/52 बी के लिए के बेसिस पे हम फिक्स्ड कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे. ओके ओके, सो आई थिंक नाउ एवरीवन इज क्लियर. शिवम, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है और मैंने इसके पहले जो इलस्ट्रेशन करवाया था वो काफी पहले करवाया था, तो आई एम श्योर आपने वो कर लिया होगा. सो आई डोंट थिंक आपने कुछ मिस किया है. राहुल, राहुल हैज रेज्ड हिज हैंड. राहुल कुछ पूछना है? कोई नहीं शिवम, आफ्टर द क्लास कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो सो ऑफ कोर्स यू कैन पिंग मी. ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. हाँ, तो अगर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर आप उससे वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे, है ना? वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो और फिक्स्ड कॉस्ट उसमें आपको अलग से दी होगी. आप डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, हर चीज को ऐड करके आप टोटल कॉस्ट फाइनल निकाल करके फिर उसके बाद उसमें आप कंप्यूट कर लोगे. सो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जिस भी तरीके से दी हो, यस. अब जैसे आपका डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट होती है. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये चीज दी होगी. अब अगर डायरेक्ट मटेरियल में तो वो नहीं लिखेंगे कि भाई ये वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज ये हमें पता होता है कि दैट इज अ वेरिएबल एक्सपेंस. ठीक है, हाँ, तो हम बस उसको डायरेक्टली ऐड करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट अलग से आपको क्वेश्चन में दी होगी कि ये भाई इतना फिक्स्ड कंपोनेंट है. तो क्वेश्चन में ऑफ कोर्स जो इन्फॉर्मेशन दी होगी हम उस हिसाब से वेरिएबल और फिक्स्ड में क्लासिफाई करके उसी हिसाब से पूरी वर्किंग कर देंगे. ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, द प्रोसीजर विल बी द सेम. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. सो ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है मेरा.
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है और ये आ सकता है, ये इस टाइप का कोई इलस्ट्रेशन आ सकता है. सो लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. Inorganic chemicals purchases salt and processes it into more refined products. So salt को वो process करता है, ठीक है, such as caustic soda, chlorine and PVC. Salt को वो process करता है, refine करता है और उससे हमारा निकल के आता है caustic soda, chlorine and PVC. In the month of July, जुलाई मंथ में inorganic chemicals ने purchase किया salt, 40,000 रुपीज का उसने salt खरीदा. Conversion cost उसकी लगी 60,000 रुपीज की. अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक उसका ये डायरेक्ट मटेरियल परचेज का खर्चा लगा और ये कन्वर्जन कॉस्ट लगा. कन्वर्जन कॉस्ट मतलब उस मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए कितना खर्चा लगा, ठीक है, चाहे वो लेबर लगी हो चाहे वो एक्सपेंसेस लगे हो. देन up to the split of point इतना हुआ, at which time two saleable products were produced. और इस point of time पे दो saleable products निकल के आए, ठीक है. क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी. फिर वो कह रहे हैं कि क्लोरीन जो हमारा निकल के आया था उसको हम फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली तीन हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो इनिशियली बता रहे हैं कि हमारे निकल के आ सकते हैं सॉल्ट को रिफाइन करने से. कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी, ठीक है. क्लोरीन को भी आप फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना सकते हो. सो अब यहाँ पे क्या है, द जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज, कि जुलाई में मैंने कास्टिक सोडा 1200 प्रोड्यूस किया, क्लोरीन 800 प्रोड्यूस किया और पीवीसी 500 प्रोड्यूस किया, ठीक है. और इसमें से मेरे दो ऑफकोर्स उसने बताया था कि सेलेबल प्रोडक्ट्स निकल के आए थे. सो 1200 क्वांटिटी की मेरी कास्टिक सोडा और 500 क्वांटिटी की मेरी पीवीसी जो है वो सेल भी हो गई थी, ठीक है. अब एक ये इंफॉर्मेशन पढ़ो. All 800 tons of chlorine were further processed at an incremental cost of 20,000 to yield 500 tons of PVC. So मेरा initially दो products बन के आए थे, that is caustic soda and chlorine. ठीक है, फिर मैंने क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस किया और क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके मैंने पीवीसी बनाई, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमें लिखा हुआ है कि all 800 tons of chlorine was further processed and इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरी लगी 20,000 की, बट मैंने उससे 500 टन का पीवीसी बना दिया, ठीक है. देन there was no beginning or ending inventory of caustic soda, chlorine और PVC in July, ठीक है, और इजी हो गया और आसान हो गया. Then there is active market for chlorine. Inorganic chemicals could have sold all its July production of chlorine at ₹75 per ton. तो वो बोल रहे हैं कि क्लोरीन की एक एक्टिव मार्केट थी और वो अपनी पूरी पूरी क्लोरीन को अगर वो चाहते तो 75 पर टन में बेच सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लोरीन को उठा करके कन्वर्ट कर दिया पीवीसी में, ठीक है. दिस इज व्हाट दे डिड. अब मुझे ये बताओ मेरी जॉइंट कॉस्ट कितने की लगी. मेरी जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन में लगी 40,000 प्लस 60,000, दैट इज मेरी 1,00,000 रुपए की जॉइंट कॉस्ट लगी, ठीक है. अब मेरे को उसको सेग्रीगेट करना है. अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बेसिस पे हमें सेग्रीगेट करना है. So show how joint cost of rupees 1,00,000 would be apportioned between caustic soda and chlorine, क्योंकि initially तो caustic soda और chlorine ही बना था, फिर मैंने chlorine को और convert करके PVC बनाया था, ठीक है. So मुझे ये बताओ कि joint cost 1,00,000 की जो लगी है उसको आप sales value at split off point के हिसाब से अगर आप apportion करोगे तो आप कैसे करोगे. So sales value at split off point, I want the answer from you guys कि अगर मैं sales value at split of point के मेथड को यूज करके, at split of point ध्यान रखना, को यूज करके अगर मैं 1,00,000 रुपए का अपॉर्शनमेंट करूंगी तो मेरा कितना कितना अमाउंट आएगा. शिवम I want the answer from you. Sales value at split of point. Okay, let's see. 70588 and 29412 is what Shivam is saying. So Shivam, yes, Manmeet is correct. शिवम देखो,
हमें सिर्फ सिंपल सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट को कंसिडर करना है, ठीक है। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेरे को कास्टिक सोडा की उसी टेबल में दी हुई थी कि मैंने 1200 टन बेचे थे, ठीक है, 1200 टन बेचे थे और 50 रुपीज पर टन मैंने प्राइस लिया था, ठीक है। और मेरे को ये ऑफकोर्स किसका किसका करना है, कास्टिक सोडा और क्लोरीन का करना है। क्लोरीन का मुझे कितना प्राइस दिया हुआ है, 75 पर टन मुझे क्लोरीन का प्राइस दिया हुआ है। सो मैं 75 पर टन को क्लोरीन के प्राइस के लिए ले लूंगी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ। और मेरा एंड कंसिडरिंग कि मैंने 800 टन क्लोरीन का बेचा है, सो 800 इंटू 75, ये मेरा सेल्स रेवेन्यू क्लोरीन का और ये मेरा कास्टिक सोडा का आ जाएगा विच इज 1:1, ठीक है। तो मैं ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख को भी 1:1 में अपॉर्शन कर दूंगी, 50,000 50,000, वेरी सिंपल, ठीक है। इन्होंने कैसे किया, ऑफ कोर्स टोटल जॉइंट कॉस्ट 1 लाख की डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वैल्यू इनटू सेल्स रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगा के हम भी कर लेंगे। दिस इज नॉर्मल कि भाई दिस इज नॉर्मल रेशियो मेथड लगा करके हमने कर लिया, ठीक है। क्लियर है शिवम? नेक्स्ट मेथड हमें क्या यूज करना है, फिजिकल यूनिट मेथड के बेसिस पे हमको 1 लाख का अपॉर्शनमेंट करना है, ठीक है। फिजिकल यूनिट मेथड के बेसिस पे राहुल मुझे बताओ कि कितना होगा। This is in front of you and just let me know कि फिजिकल यूनिट मेथड के बेसिस पे मुझे 1 लाख का अपॉर्शनमेंट करना है कास्टिक सोडा और पीवीसी, कास्टिक सोडा और क्लोरीन में। एंड मनमीत आई वांट यू टू कैलकुलेट एनआरवी मेथड से। ओके, फिजिकल यूनिट्स है 1200 is to 800, that is 3:2, करेक्ट। राहुल, what will be the final amount apportioned? 60-40? Okay, great. मनमीत, एनआरवी मेथड, लेट्स सी राहुल ने जो आंसर दिया है, let's see what that is. So simple, 1200 800 physical units, 60,000 40,000, so that's correct Rahul. Okay, and this is how they have done it, total joint cost divided by total physical value into physical units of each product, the very simple, ठीक है। So मनमीत ने एनआरवी के लिए आंसर दिया है 42,857 and 57,143. Okay, let's see. करेक्ट मनमीत, 42,857 57,143। कैसे निकाला हमने, सेल्स वैल्यू हम लेंगे फाइनल, ठीक है। फाइनल सेल्स वैल्यू का क्या मतलब होता है, हमने ऑफ कोर्स बाद में जो बेचा था, तो हमने बेचा था कास्टिक सोडा, ठीक है, और हमने क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके 500 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब हमने क्लोरीन को अलग से 800 टन को नहीं बेचा था, उस 800 टन को हमने कन्वर्ट करके 500 पीवीसी बना दिया था, 500 टन का पीवीसी बना दिया था। सो बेसिकली ये मेरा 500 टन का पीवीसी हो गया, ठीक है, जिसकी मेरी सेल्स वैल्यू दी हुई है 200, ठीक है। दिस इज देयर गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज द सेलिंग प्राइस पर टन, 200 पीवीसी का और 50 रुपीज कास्टिक सोडा का, ठीक है। सो 200 रुपीज मेरा यहाँ पे आ गया 500 टन का, दैट इज पीवीसी का, एंड 50 रुपीज मेरा कास्टिक सोडा का, जो कि 1200 टन का सेल्स वैल्यू आ गया। पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरी 20,000 लगी थी पीवीसी क्लोरीन से पीवीसी बनाने में, तो उसको मैं माइनस करूंगी। और मेरा बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, या फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन जैसा कुछ नहीं दे रखा है, तो फिर मैं यहाँ पे अपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू सिंपली इन दोनों को माइनस करके निकाल लूंगी। एंड दिस इज द रेशियो दैट आई विल टेक, दैट इज 3:4 के रेशियो पे मैं 1 लाख को डिवाइड कर दूंगी, करेक्ट। क्लियर है सबको ये? ओके, सो अब मैं चलती हूँ अपने सेकेंड पार्ट पे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस सेकेंड पार्ट एंड लेट मी नो द आंसर, ठीक है। एंड आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू प्लीज। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ने ऑफर किया है कि वो 800 टन क्लोरीन को 75 रुपए पर टन में अगस्त में खरीद लेगा। दिस सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब कि अब क्लोरीन से पीवीसी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली लाइफ टाइम स्विमिंग पूल को बेच देंगे वो क्लोरीन, ठीक है। एक्सप्लेन करो हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट द ऑपरेटिंग इनकम।
तो मुझे ये बताओ, अगर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, और अगर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, और उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेसिकली। सो बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई वांट each one of you to solve this please. Okay. Okay, let's see. अगर मैंने 800 रुपए पे 800 टन का जो क्लोरीन था वो 75 रुपीज में बेच दिया होता तो मेरे को मिलते 800 इंटू 75। अगर मैंने वो नहीं बेचा होता तो मैं उसको 500 टन के पीवीसी में कन्वर्ट करती और उसको मैं 200 रुपए पे बेचती। ठीक है, तो 500 टन के पीवीसी को मैं 200 रुपए पे बेचती, बट उसमें क्या होता, उस केस में मेरे को ऑफकोर्स जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करनी पड़ी पीवीसी में कन्वर्ट करने के लिए, उस 20,000 को भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ठीक है, सो 500 इंटू 200 वुड बी 1 लाख, एंड 1 लाख माइनस 20,000 का मेरा जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा था दैट इज 80,000। ठीक है, 80,000 मेरा लगता, 80,000 का मेरा जो है वो होता, फायदा होता अगर मैं पीवीसी का करती। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 800 टन एट द रेट 75 में बेच देती तो मुझे 60,000 रुपए सीधे सीधे मिलते मेरे, 60,000 रुपीज मेरे मिलते सीधे सीधे मेरे को लाइफ टाइम स्विमिंग पूल से। ठीक है, सो द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹20,000 इफ इट सेल्स 800 टन ऑफ क्लोरीन। क्यों? क्योंकि 800 टन सेल करने से उसको 60,000 रुपए मिल रहे हैं, और जो पीवीसी बना करके सेल करने से उसको 1 लाख रुपए लग रहे हैं और 20,000 जा रहे हैं, तो टोटल 80,000 मिल रहे हैं। सो 80,000 वर्सेस 60,000, सो ऑफकोर्स 20,000 का उसको नुकसान हो रहा है अगर वो डायरेक्टली क्लोरीन को बिना फर्दर प्रोसेस करे बेच देगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट्स। सो अगर मैं अभी तक तो मैंने बात करी थी जॉइंट प्रोडक्ट्स की, अब मैं आ गई हूँ बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, सो बाय प्रोडक्ट की जब मेरे को अपॉर्शनमेंट करनी होती है कॉस्ट की बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट में, तो मैं कैसे करती हूँ। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड पे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि जो हम बाय प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करके जो वैल्यू हम उसकी ले सकते हैं, जो वैल्यू पे हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उस वैल्यू को मैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से रिड्यूस कर देती हूँ ताकि मैं कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट पे आ पाऊँ। सो अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बाय प्रोडक्ट की। मैं यहाँ तक आई, ए बी बना रही थी, ए अलग बन गया और बी एक बाय प्रोडक्ट अलग बन गया। ठीक है, ए इज माय मेन प्रोडक्ट, बी इज माय बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब बी को मैं अगर मार्केट में बेचने जाऊंगी तो मुझे उसका 20 रुपए मिलेगा, और मेरा ए का जो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा था वो आ रहा था 100 रुपए। तो 100 रुपए माइनस 20 रुपए, 80 रुपए बेसिकली मेरे मेन प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट आ गई। ठीक है, सो दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। So as to arrive at the cost of the main product, for example, amount realized by the sale of molasses in a sugar factory goes to reduce the cost of sugar produced in the factory. ठीक है, so this is as simple as that. Next है मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड टेक्निकल एस्टिमेट। इसमें मैं क्या करती हूँ, सीधे सीधे बाय प्रोडक्ट को वैल्यू कर लेती हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। ठीक है, स्टैंडर्ड में बी डिटर्मिन्ड बाय एवरेजिंग कॉस्ट रिकॉर्डिंग इन द पास्ट एंड मेकिंग टेक्निकल, कुछ भी टेक्निकल एस्टिमेट्स करके एवरेज कॉस्ट जो मैंने पास्ट में जितनी रिकॉर्ड करी उसके बेसिस पे मैं अपना टेक्निकल एस्टिमेट्स करके निकाल लेती हूँ कि मेरे बाय प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर उसके बाद
इस मेथड को मैं कब अडॉप्ट करती हूँ, जब मेरा बाय प्रोडक्ट जो है वो सेलेबल कंडीशन में नहीं होता है, तो फिर मैं टेक्निकल एस्टिमेट वाला मेथड यूज करती हूँ। ठीक है, थर्ड मेथड जो मेरा मैं यूज करती हूँ दैट इज कंपैरेटिव प्राइस। इसमें मैं क्या करती हूँ, वैल्यू जो है बाय प्रोडक्ट की वो कैसे एसरटेन करती हूँ, किसी सिमिलर प्रोडक्ट की वैल्यू को एसरटेन करके मैं उसको कंसिडर कर लेती हूँ कि मेरे बाय प्रोडक्ट की भी वैल्यू इतनी ही लगभग होगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, कंपैरेटिव प्राइसिंग कर रही हूँ, आई एम कंपेयरिंग। सो आई एम टेकिंग अनदर प्रोडक्ट एज अ बेसिस विच इज अ सिमिलर प्रोसेस विच इज अ सिमिलर प्रोडक्ट एंड मैं उसकी वैल्यू को ही अपने बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को कंसिडर कर लूंगी। ठीक है, ओके। देन लास्ट इज मेरा रीयूज बेसिस। अगर मैं उसी बाय प्रोडक्ट को एज अ मटेरियल यूज कर रही हूँ अपने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, byproduct may be of such a nature that it can be reprocessed in the same process as part of the input of the process. In that case, the value put on the byproduct should be same as that of the materials introduced into the process. So, जो मैं material अपने process में introduce कर रही हूँ, exactly वही value का मेरा byproduct भी हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको भी as a material to my process use कर रही हूँ. If, however, the byproduct can be put into an earlier process only, the value should be the same as for the materials introduced into the process. Of course, वही सेम बात है कि अगर मैं शुरू से भी उसको इंट्रोड्यूस करती तो मैं उसको उस मटेरियल के जिस मटेरियल के साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिस मटेरियल के जैसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उस मटेरियल की वैल्यू हमारे बाय प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे ट्रीट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। सो तीन अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला तो कि अगर मेरे बाय प्रोडक्ट की बहुत ही स्मॉल टोटल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला, हम उसको सीधे सीधे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दें, ठीक है, और उसको हम मिसलेनियस इनकम या एडिशनल सेल्स रेवेन्यू के जैसे कॉस्टिंग पीएल में रिकॉर्ड करें। दूसरा ऑल्टरनेटिव, मैं उसको ट्रीट करूं एज अ डिडक्शन फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, मतलब मेरे मेन प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है उससे मैं उसके अमाउंट को रिड्यूस करके फाइनल कॉस्ट पे अराइव करूं, मतलब कि मैं उसको उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट अकाउंट में इफेक्ट करूं rather than costing PL में। ठीक है, अब दूसरा मेरा क्या मेथड था, अगर मेरे बाय प्रोडक्ट जो है वो कंसिडरेबल टोटल वैल्यू है, मतलब कि उसकी टोटल वैल्यू अच्छी खासी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, तो फिर मैं उसको ज्वाइंट प्रोडक्ट के जैसे ही मान करके ज्वाइंट प्रोडक्ट के जैसे ही सारी ट्रीटमेंट्स करूंगी इफ इट हैज अ कंसिडरेबल टोटल वैल्यू। सो वेयर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑफ कंसिडरेबल टोटल वैल्यू, दे मे बी रिगार्डेड एज ज्वाइंट प्रोडक्ट्स रादर देन एज बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो अगर मेरा कोई बाय प्रोडक्ट है और उसको मैं बाय प्रोडक्ट बोल रही हूँ तो फिर उसकी स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी कंसिडरेबल वैल्यू हो गई तो फिर मैं उसको जॉइंट प्रोडक्ट के जैसे ही ट्रीट करके उसको एग्जैक्टली उसी तरीके से जॉइंट कॉस्ट को अपनी अपॉर्शन करूंगी। ठीक है, सिंपल। देन थर्ड है हमारा, जब हमारे बाय प्रोडक्ट में फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है तब हम क्या करते हैं, तब हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अराइव करते हैं। कैसे करते हैं, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही, हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट में से। ठीक है, so if the total sales value of byproduct at split off point is small, it may be treat। अच्छा, अब जो मेरी total sales value byproduct की आ रही split off point पे, अगर तो वो कम है तो फिर हम उसको सेम वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं कि भाई या तो हम उसको कॉस्टिंग पीरियड में डाल दें या फिर हम उसको एज अ क्रेडिट ट्रीट करके उसको डिडक्ट कर दें। ठीक है, इन द कॉन्ट्रेरी केस, मतलब कि अगर मेरी जॉइंट बाय प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कम नहीं है तो फिर द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स विल बी कंसिडरेबल एंड इट मे बी ट्रीटेड एज डिस्कस्ड अंडर बी। तो फिर वो कंसिडरेबल मानी जाएगी और उसको जॉइंट प्रोडक्ट के जैसे ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है, सो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी अगर मैं देखूं कि मेरा ए में फॉल कर रहा है या बी में फॉल कर रहा है, और फिर मैं उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करूंगी। ठीक है, so this was guys all about joint product and by product। ठीक है, अब ये समरी है, समरी आप गो थ्रू कर लेना, एमसीक्यूज आप गो थ्रू कर लेना। एक क्वेश्चन है वो मैं करवा लेती हूँ। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन एंड ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट, बिकॉज इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं है, कोई रेफरेंस बुक उठा करके प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर देखना। ठीक है,
बिकॉज दिस इज अ कैप्सूल कोर्स, तो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करा सकती हूँ अलग अलग तरीके के, ऑफ कोर्स अलग अलग रेफरेंस बुक से। सो ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप खुद से करोगे, बट हाँ हम मॉक टेस्ट में ऑफ कोर्स अच्छे क्वेश्चंस इसके भी कवर करेंगे जो हमारा फाइनल मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। सो लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Sun Moon Limited produces and sells the following products. So एक कंपनी है Sun Moon Limited और वो ABCDE प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है इतने इतने यूनिट्स में। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इतना है, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मुझे दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस मेरा इतना है, ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट कर रहा है 35,90,000 एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 5,47,000 के, which are absorbed on the products on the basis of their net realizable value. इन्होंने हमें मेथड बता दिया, एनआरवी मेथड से हम अब्सॉर्ब करेंगे हमारे जो प्रोडक्ट के कॉस्ट आ रहे हैं, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए बी सी एंड ई आर इतना 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 एंड इतना रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कॉस्ट आर 4,73,000. You are required to prepare the following in respect of the coming year. ए और बी दो आपकी रिक्वायरमेंट्स है। पहली चीज आपने बनानी है स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। सो फर्स्ट केस में आपको ये कंसिडर करना है कि कुछ भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो हमारा इनकम स्टेटमेंट किस हिसाब से बनेगा। और दूसरे में आपको बनाना है कि अज्यूम कर रहे हो आप कि प्रोसेस हुए हैं वो चारों के चारों प्रोडक्ट्स फर्दर। तो बेसिकली बी में हमें प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर जो करी है वो कंसिडर करनी है और ए में हमने नहीं करनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज। सो यू गाइस वांट टू सॉल्व इट या फिर यू गाइस वांट मी टू टेल यू द सॉल्यूशन। हाँ वो बाय प्रोडक्ट है या वो जॉइंट प्रोडक्ट है, ये चीज क्वेश्चन में ऑफकोर्स दी होगी। Okay, so since we are short of time, I will take you through the solution. ठीक है। So first जो है हमारा कि हमें इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी करना है अज्यूमिंग कि हमने कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी है। So बहुत ही सिंपल। ओके, सो सेल्स वैल्यू हमें दिया हुआ है कि 2 लाख यूनिट मैंने ए के बनाए थे और मुझे ये भी दिया हुआ है कि मैंने ₹25 में उसको सेल किया था, ठीक है। ये मैं कर रही हूँ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी मेथड। सो बिकॉज वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुझे एनआरवी मेथड लगाना है। सबसे पहले मैं अपनी सेल्स वैल्यू निकालूंगी, उसके बाद मैं अपनी पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट जितनी भी मेरी निकली है वो निकालूंगी, फिर मैं अपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालूंगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जब मेरी आ जाएगी तो जो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है जो कि मेरी क्वेश्चन में दी हुई थी which is 41,37,000 which is your 35,90,000 प्लस 5,47,000, बिकॉज यही दो मेजर कॉस्ट थी जो हमारी स्प्लिट ऑफ के पहले इनकर हुई थी, यानी कि यही इन दोनों को प्लस करोगे तो मेरी जॉइंट कॉस्ट निकल आएगी। इन दोनों को प्लस करके मेरी आएगी 41,37,000 और इसको मेरे को स्प्लिट करना है एनआरवी के बेसिस पे। उसके लिए मेरे को सबसे पहले एनआरवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरे को सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेल्स वैल्यू के लिए मुझे साफ साफ दिया हुआ है कितने यूनिट्स थे और क्या मेरी सेल वैल्यू पर यूनिट दी थी। मेरी पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी दी हुई है जिसको मैं माइनस करके अपनी एनआरवी निकाल के इस एनआरवी के बेसिस पे अपनी टोटल कॉस्ट को अपॉर्शन कर दूंगी। तो ये तो हो गई मेरी अपॉर्शनमेंट, ठीक है। अब ये इन्होंने इसी के वर्किंग नोट्स दिए हुए हैं कि हमने कैसे उस चीज को अपॉर्शन किया। अब जो मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फॉरकास्ट of the company assuming that none of its products are further processed. So मैं ये assume कर रही हूँ कि हमारा जो products है वो further process नहीं हुए हैं। So यहाँ पे मैंने जो sales आप देखोगे लिया है 17, 13, 8 और इसको आप अपने टेबल पे देखोगे तो ये मैंने लिया है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मेरा सेलिंग प्राइस कितना था, क्योंकि मैं फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम टेकिंग द सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। पर जब मैं एनआरवी निकाल रही होती हूँ तब मैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो फाइनल स्टेज वाला एसपी होता है वो कंसिडर करती हूँ, ठीक है। सो
यहाँ पे मैंने अपने सेल्स रेवेन्यू निकाले, उसके बाद जो मैंने अपने ऊपर वाली टेबल पे अपने अपॉर्शन कॉस्ट निकाले थे वो उठाए, और फिर मैंने फाइनल जो मेरा आ रहा है सेल्स माइनस अपॉर्शन कॉस्ट उस पे मैंने अराइव किया। और मैंने बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट जो मेरी दी हुई थी 4,73,000 की, वो मेरी टोटल में दी हुई थी, ठीक है, और उसको अपॉर्शन करने का ऐसा कोई बेसिस नहीं बता रखा था, और हमें तो खाली उनको इनकम बतानी है, तो हम उसको टोटल में ही माइनस कर देंगे सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। टोटल से ही हमने 4,73,000 माइनस कर दिया एंड 6,30,000 इज कमिंग टू बी माय रिजल्ट, ठीक है। अब दूसरा मेरा अजम्पशन था कि मैं फर्दर प्रोसेसिंग कर रही हूँ। जब मैं फर्दर प्रोसेसिंग कर रही हूँ तो अब मैं ये जो सेल्स ले रही हूँ यहाँ पे 50 लाख 5,10,000, दिस इज नॉट ये वाली सेल्स, बिकॉज अब मैं फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली सेल वैल्यू लूंगी, तो मेरी जो ये वाली सेल्स आ रही है 50 लाख 5,10,000 3 लाख, ठीक है, ये वाली सेल्स मैं कंसिडर करूंगी। सो ये वाली कंसिडर मैंने करी, फिर उसके बाद अपॉर्शन कॉस्ट तो मेरी एग्जैक्टली सेम रहेगी। अब मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और आ जाएगी, और मेरी टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस जब मैं करूंगी, सो दिस विल बी द एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू दैट आई एम गेटिंग, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को मैं टोटल में से माइनस करूंगी, और मेरा 13 लाख का प्रॉफिट आ रहा है अगर मैं सेकंड वाली चीज कंसिडर कर रही हूँ, और मेरा 6,30,000 का प्रॉफिट आ रहा है अगर मैं फर्स्ट वाले सजेशन से जा रही हूँ। अब एक चीज और मेरे क्वेश्चन में पूछी गई है कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान whereby the company can maximize its profits, if yes then submit a statement showing income forecast। so क्या आप एक ऐसा प्लान सजेस्ट कर सकते हो जिससे आपका प्रोडक्शन प्लान ऐसा हो कि आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाए? so what will you suggest, what do you think? व्हाट डू यू थिंक राहुल, आप क्या सजेस्ट करोगे इस कंपनी को कि उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएं? ओके, सो यहाँ पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो हम उनको एक मतलब व्हाई डू यू थिंक कि या तो कंपनी चारों के चारों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर दे, या तो चारों के चारों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस ना करें? सिर्फ ये दो ही ऑल्टरनेटिव थोड़ी है, ऐसा भी तो कर सकती है ना कंपनी कि वो ए को फर्दर प्रोसेस करे, बी को ना करे, सी को करे, डी को ना करे। उसको जिसमें जो फायदा होगा वो करेगा ना। जरूरी थोड़ी है कि सारे फर्दर प्रोसेस होंगे या सारे फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे। तो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज हम कब कर सकते हैं? मेरा जिसमें जो ज्यादा फायदेमंद है मैं वो उठाऊं। मतलब अगर मुझे ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ए को फर्दर प्रोसेस करूंगी। अगर मुझे बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करे बिना ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट वाइज अब ये देखूंगी कि कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए, और फिर उस बेसिस पे मैं कंपनी के लिए प्रोडक्शन प्लान सजेस्ट करूंगी कि भाई तुम इसको करो, इसको मत करो। तो अब अगर मैं दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स को देखती हूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स को देखती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ ए और बी की, ठीक है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में ए मेरा आ रहा था 7,75,000 और बी मेरा आ रहा था 1,38,000, ठीक है। और सेकंड ऑल्टरनेटिव में मैं देखूं, मतलब कि जब मैं उसको फर्दर प्रोसेस कर रही हूँ तो मेरा कितना एक्सेस आ रहा है ओवर द कॉस्ट, ठीक है, 7.75 एंड 1.38 यहाँ पे। और दूसरे केस में मेरा आ रहा है 11,25,000, मतलब ये तो प्रॉफिटेबल है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करने के बाद मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है वो ए के केस में तो 11,25,000 हो रहा है इन कंपैरिजन टू 7 लाख वाला फिगर जो पहले हो रहा था। बट बी के केस में पहले तो मुझे बिना फर्दर प्रोसेस करे 1,38,000 का प्रॉफिट हो रहा था, बट फर्दर प्रोसेस करने के बाद मुझे 1,08,000 का हो रहा है। तो ए के केस में तो फर्दर प्रोसेस करना अच्छा है, बट बी के केस में फर्दर प्रोसेस नहीं करना अच्छा है, ठीक है। तो ए में मैं करूंगी, बी में मैं नहीं करूंगी। सेम वेस में सी का देखूं, अगर सी का 75,000 है फर्दर प्रोसेस के साथ और बिना फर्दर प्रोसेस के 25,000 है,
सो मैं इसमें भी फर्दर प्रोसेस करूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा फर्दर प्रोसेस करने के बाद 75,000 आ रहा है। डी में 60,000 है और इधर भी आप देखोगे 60,000 है, तो डी में तो आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं क्यों अपना काम बढ़ाऊं, ठीक है। और ई की अगर मैं बात करूं तो 1,05,000 पहले था और बाद में 4,05,000 हो गया, तो ई में भी मैं फर्दर प्रोसेस करूंगी, उससे मेरे को ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आप ये देखोगे, on comparing the figures of excess of revenue over cost of manufacturing in the above statements, one observes that the concern is earning more after further processing A, C and E products, but is losing a sum of 30,000, क्योंकि पहले मेरा 1,38,000 हो रहा था और बाद में मेरा 1,08,000 हो गया था, वो तो 30,000 का मेरा लॉस हो रहा था. In case of product B, if it is processed further. Hence, the best production plan will be to sell A, C and E after further processing and B and D at the point of split off. ठीक है, तो B को तो ऑफ कोर्स स्प्लिट ऑफ में ही हमें अब ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हम B को वैसे ही बेचेंगे, और D में भी हमें सेम ही पड़ रहा है, तो हम स्प्लिट ऑफ पे ही बेच देंगे, ठीक है. सो द प्रॉफिट स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली हम उसी हिसाब से बनाएंगे, उसी हिसाब से हम सेल्स रेवेन्यू लेंगे, उसी हिसाब से हम अपॉर्शन कॉस्ट लेंगे, ठीक है. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हम फिर बी की नहीं लेंगे, ठीक है. एंड टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड देन एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू हम निकाल करके फिक्स कॉस्ट माइनस करके ये दिखाएंगे कि पहले तो भाई तुम्हारा 13 लाख आ रहा था, बट अब मैंने तुम्हारा 30,000 से बढ़ा दिया प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि मैंने डी को फर्दर प्रोसेस नहीं किया. सो 13,30,000 विल बी द फाइनल आउटकम आउटपुट, ठीक है. So that is all for this chapter. पूरा स्टडी मटेरियल आपका, all the concepts, all the illustrations along with the practical problem given has been covered. ठीक है, हमने 1 hour 15 minutes में पूरा ये चैप्टर एंड टू एंड कवर कर लिया, हर चीज. मुझे नहीं लगता अब इसमें और कुछ भी बचा हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं फ्रॉम रेफरेंस बुक्स उनको जरूर करना, बिकॉज इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. सो शिवम, यू कैन गो थ्रू द स्टडी मटेरियल वंस. आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी डाउट आए, सो यू कैन पिंग मी, यू कैन मैसेज मी एंड आई विल क्लियर इट, ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस. नेक्स्ट है हमारा संडे